हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर अलजेब्रा का, जो कि था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका प्रॉब्लम सेट 3 हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो प्रॉब्लम सेट 3 उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो हम लोग ने देखा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हुआ था। अभी लास्ट पार्ट जो है, जिसमें इंपॉर्टेंट सम्स है 11, 12, 13 और 14, तो वो हम लोग हॉट्स वाले सम्स जो है वो हम लोग आज देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते 11th क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ ए, सेकेंड टर्म इज़ बी एंड लास्ट टर्म इज़ सी, देन शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स इज़ ए प्लस सी, बी प्लस सी माइनस 2a और अपॉन 2b माइनस ए। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग को यहाँ पे टू प्रूफ जो करना है ना, पहले तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। टू प्रूफ क्या करना है, हम लोग को बोला है कि सम शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब हम लोग को क्या करना है, एस एन जो गिवन सीक्वेंस में जो नंबर्स है उनका सबका सम करना है। जैसे कि ए प्लस सी बोला है, बी प्लस सी माइनस 2a बोला है, और अपॉन क्या बोला है, 2b माइनस ए। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तभी प्रूफ करना है मतलब यहाँ पे प्रूफ आएगा। प्रूफ करना है मतलब ठीक है। तो हम लोग को कंडीशन में गिवन क्या क्या बोला था कि सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो है वो ए है। ठीक है, तो ए यहाँ पे लिखा मैंने, ए मतलब T1, यहाँ पे T1 इज विल बी इक्वल्स टू ए। सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, बी बोला है, बी। और थर्ड टर्म यहाँ पे ये देखो, थर्ड टर्म नहीं बोला है सी, हम लोग को लास्ट टर्म बोला है। लास्ट टर्म मतलब अगर हम लोग सीक्वेंस देखेंगे तो ऐसा आएगा ए कॉमा बी और सो ऑन करके लास्ट टर्म हम लोग को सी बोला है। तो लास्ट हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, Tn कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी। ठीक है, अगर डिफरेंस देखना है, इनका डिफरेंस अगर देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा। अगर कोई नंबर होता जैसे कि 1,2 तो 2,1 करना पड़ता। तो अब यहाँ पे क्या है, ए और बी है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इधर बी माइनस ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, इधर आएगा फिर बी माइनस ए, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये क्या है, डिफरेंस है। तो डी मुझे यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर डी लिखना पड़ेगा, डी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारा अभी सारा जो कंडीशन है वो हम लोग ने लिख लिया पूरा। अभी यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करने जैसी है, जैसे कि हम लोग अगर एस एन निकालते हैं, एस एन, तो हम लोग को मैंने पहले भी बहुत सारे सम्स में बोला है कि जब हम लोग एस एन निकालते हैं तो हम लोग को कितने नंबर्स का एडिशन करना है या कितने नंबर्स का सम करना है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी सो ऑन करके लास्ट जो टर्म है वो सी है। तो ए से लेकर सी तक के टर्म्स तक कितने टोटल टर्म्स है वो हम लोगों को नहीं पता। इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टी एन का इसमें यूज़ करेंगे हम लोग। तो वी नो दैट क्या है फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एन। जैसे कि देखो टी एन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है सी है। ए का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ए मतलब ए तो ए ही रहेगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म। और एन माइनस वन, एन हम लोग को नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। तो एन माइनस 1 और डी की जगह पे पूरा ये क्या आने वाला है, बी माइनस ए आएगा। ठीक है, अभी हम लोग को n का वैल्यू निकालना है ना, तो ये n माइनस 1 जो है वो अकेला रहेगा और बाकी जो भी कुछ होगा वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे c है, a इधर प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस होगा। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आएगा n माइनस 1 और b माइनस ए। उसके नेक्स्ट स्टेप में c माइनस ए, मतलब ये जो c माइनस ए है और ये मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो नीचे क्या आएगा, b माइनस ए आएगा और फिर यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस 1 भी हम लोग को कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर आएगा c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए आएगा, प्लस 1 करेंगे इज इक्वल्स टू n आएगा। तो c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू n। तो ये n का वैल्यू हम लोग को मिला, मतलब हम लोग के सीक्वेंस में n, ये जो हम लोग को ये आंसर आया ना, उतने टर्म्स है a b से लेकर c तक। तो वो सारे सम्स को या सारे टर्म्स को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए एस एन का फॉर्मूला लगेगा। तो ये n तो हमारा मिल गया पे। अभी वी नो दैट एस एन के फॉर्मूला के लिए, नाउ वी नो दैट एस एन विल बी इक्वल्स टू, अभी हम लोग जो उसका दूसरा फॉर्मूला है एस एन का वो यूज़ करेंगे। जैसे कि एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 टी वन प्लस टी एन, टी वन प्लस टी एन, क्योंकि टी एन तो हम लोग को दिया हुआ है सी,
T1 भी पता है जो कि A है, तो इसी में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो N भी पता है, तो सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को Sn मिल जाएगा। ठीक है, तो N है, तो N हम लोग को दिया हुआ है तो वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे N का वैल्यू, जैसे कि N है ना, तो पूरा ये ऊपर का जो N है वो सब उसकी जगह पे ये पूरा सब टर्म्स आने वाला है। तो कैसे आएगा देखो, C माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1, तो ये हमारा ऊपर की तरफ हो गया, अपॉन 2, और ये T1 जो है वो हम लोग को पता है A है, और Tn जो हम लोग को पता है वो है C। अभी ये वाला जो पार्ट है ना हम लोग ने दिखा इधर C माइनस ए और B माइनस ए प्लस 1, इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा में आएगा, ये शायद यहीं पे करना चाहिए था, तो ठीक है हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो C माइनस 1 इंटू सी माइनस ए, तो C माइनस ए आएगा, प्लस B माइनस ए इंटू 1 करेंगे तो B माइनस ए आएगा, जिसमें हम लोगों को डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, B माइनस ए बचेगा। तो इधर देखो माइनस से और माइनस से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन वो ऐड होगा, तो प्लस B इसलिए पहले लिखा, बाद में प्लस C माइनस 2a होगा, और अपॉन B माइनस ए आएगा। तो ये जो पूरा टर्म मैंने यहाँ पे लिखा ना वो इसकी जगह पे आएगा। ये जो हम लोग को ऊपर की तरफ जो लिखा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तब हम लोग को ये ऐसा वाला टर्म मिला, B प्लस सी माइनस 2a अपॉन B माइनस सी का। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा इधर, देयरफॉर Sn विल बी इक्वल्स टू B प्लस सी माइनस 2a अपॉन B माइनस ए आएगा। ये पूरा जो वापस बताता हूँ, ये रेड में जो मैंने अभी मार्क किया हुआ है जो n का वैल्यू था उसको हम लोग ने आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये n का वैल्यू हम लोग ने निकाला, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा, और अपॉन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपॉन इंटू 2 है, और ये पूरा ब्रैकेट अकेला होगा, और मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी आएगा। ठीक है, अभी ये तो हम लोग को पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है ना वो हम लोग दूसरे अपने मेन डिनोमिनेटर के नीचे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये ऐसे आएगा फिर b प्लस सी माइनस 2a, और जो b माइनस ए है वो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, ब्रैकेट इंटू नहीं डाल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट a प्लस सी उसका वैल्यू लिख रहा हूँ, a प्लस सी, और ये किसका वैल्यू है, Sn का। और हम लोग को जो प्रूफ करने के लिए बोला है वो यही टर्म्स है जो हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को कुछ ऐसा दिया है, दैट इज़ Sn इज इक्वल टू, सबसे पहले तो a प्लस सी दिया है, तो ये पहले लिखेंगे, बाद में b प्लस सी माइनस 2a दिया हुआ है, और अपॉन 2 ब्रैकेट b माइनस ए। तो ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था कि जो हम लोग को गिवन सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b है, और लास्ट टर्म जिसका जो है वो c है, अगर उनको सम करेंगे तो हम लोग को ये ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने प्रूफ किया, और ये था हमारा 11th क्वेश्चन जो कि हम लोग ने सॉल्व किया। इसमें जो मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो था यहाँ पे वो तो यही था कि जो सी दिया हुआ है ना हम लोग को, ये थर्ड टर्म नहीं है, वो लास्ट टर्म बोला, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, Tn कंसिडर करेंगे। अगर a कॉमा बी कॉमा सी भी अगर लिखेंगे तो भी वो लास्ट टर्म ही होगा, तो उसको भी हम लोग तभी क्या बोलेंगे, Tn ही बोलने वाले। तो उस और Sn निकालना तो हम लोग को सबसे पहले n का वैल्यू पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ने n का वैल्यू निकाला, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने के बाद सबसे पहले उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये एक टर्म और ये वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग को कुछ ऐसे मिलेगा ये। और मैंने जब सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे तो डिनोमिनेटर यहाँ पे b माइनस ए जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ जाएगा नीचे वाले, तो 2 के साथ आया, और मल्टीप्लिकेशन के ब्रैकेट्स डाल के मुझे ये ऐसा प्रूफ किया मैंने। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन था हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया। अभी देखेंगे आगे 12th क्वेश्चन के बारे में। 12th क्वेश्चन समझ लेते कि क्या दिया है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज ज़ीरो। मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा दिया है, सम ऑफ p टर्म्स मतलब SP, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सम ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब Sn निकालते हैं, तो सम ऑफ p टर्म्स फर्स्ट p टर्म्स मतलब SP होगा, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स और SQ, मतलब ये दोनों ऐसा है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q, सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है, s ऑफ p प्लस q इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वैल्यू ज़ीरो आना चाहिए।
ठीक है, तो हम लोग अभी इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग को सबसे पहले ये दोनों का वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा, एस पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा और एस क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उनको कंडीशन में इक्वल्स ये करेंगे। इक्वल्स करने के बाद देखते हैं कि क्या आता है आगे हम लोग का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 11 भी इंपॉर्टेंट था, ये 12, 13 और 14 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, जनरल फॉर्मूला। जनरल फार्मूला मतलब हम लोग को एस एन की फॉर्मूला की तरह इनका लिखना है। तो जनरल फार्मूला फॉर एस एन, तो क्या आएगा, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू और आगे क्या होगा, 2a प्लस एन माइनस 1 डी है। ये हमारा जनरल फॉर्म है। अभी हम लोगों को इसी का जो फॉर्म है ना वो एस पी और एस क्यू के फॉर्म में लिखना है। मतलब एस एन जो है उसकी जगह पे हम लोग को एन की जगह पे पी डालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, एस पी विल बी इक्वल्स टू, ये पी अपॉन टू आएगा। ठीक है, या एन की जगह पे पी आया और 2a प्लस पी माइनस 1 डी आएगा। ठीक है, तो ये आया एस पी का वैल्यू, जिसको हम लोग अगर मैं और इसको ओपन करूँ तो कुछ ऐसे आएगा, p अपॉन 2 और ये जो 2a है 2a प्लस करूँगा तो इधर मुझे d जो है ना वो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो d जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, pd माइनस डी आएगा और ये ब्रैकेट इसका क्लोज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जनरल फॉर्म हमारा ऐसा है एस एन का, और n की जगह पे मुझे p डालना है। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे p डाला और अब ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने d को p माइनस 1 के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया। ओके, तो अभी उसके और नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो ये 2 तो बाहर या हाफ वैसे ही रखता हूँ और ये जो p है ना अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो p इंटू 2a होगा। तो मुझे क्या आएगा, 2ap आएगा। ठीक है, और p वापस इसके मतलब ये p तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ और ये लास्ट वाले टर्म के साथ भी। तो p इंटू 2a क्या हो गया, 2ap हो गया। p इंटू पी डी करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर डी आएगा और माइनस p इंटू डी करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे pd मिलेगा। ठीक है, तो ये आएगा p और d। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा इक्वेशन होगा 1। ठीक है, ऑल्सो या एंड करके लिखो तो भी चलेगा। अभी एस पी का हम लोग ने लिखा, वैसे हम लोग को किसका लिखना है, एस क्यू का लिखना है। तो एस क्यू विल बी इक्वल्स टू एन की जगह पे अभी क्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो क्यू अपॉन 2a प्लस क्यू माइनस 1, एन की जगह पे क्यू ना तो क्यू माइनस 1 और डी आया। उसके नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर एस क्यू, ये एस पी है, देयरफॉर एस क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2, सेम वैसा ही करना है, 2a प्लस अभी डी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो कैसे आएगा, d इंटू क्यू डी आएगा, माइनस d इंटू 1 करेंगे तो d आएगा। और उसी के नेक्स्ट स्टेप में एस क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू, अभी क्यू अंदर मल्टीप्लाई होगा तीनों को तो यहाँ पे बाहर बचेगा हाफ, इधर भी हाफ था बाहर और यहाँ पे क्या होगा, 2a क्यू इंटू क्यू डी करेंगे तो क्यू 2 बार है तो क्यू स्क्वायर डी, क्यू लास्ट टर्म में क्यू इंटू डी करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्यू डी। तो ये हमारा होगा इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हम लोग सब्सटीट्यूट करने वाले कहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी यहाँ पे गिवन कंडीशन हम लोग को क्या बोला है, गिवन कंडीशन क्या बोला है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स देन। तो ये क्या मैंने निकाला, SP मतलब सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, SQ मतलब मैंने क्या निकाला, सम ऑफ SQ टर्म्स। तो हम लोग को कंडीशन में क्या बोला है, SP इज इक्वल्स टू SQ बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे SQ का जो भी होगा वो मैं यहाँ पे डालूंगा SP की जगह पे, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2AP प्लस p स्क्वायर डी माइनस PD इज इक्वल्स टू SQ की जगह पे क्या आएगा, हाफ इंटू 2AQ प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस QD आएगा। तो ये सब्सटीट्यूट मैंने कहाँ से किया, फ्रॉम 1 एंड 2 से सब्सटीट्यूट किया। ठीक है, तो ये समझ में आया। अभी दोनों तरफ मुझे यहाँ पे हाफ मिल रहा है तो ये हाफ क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा दोनों तरफ का और बचेगा क्या, इधर हाफ कैंसिल होने के बाद 2AP प्लस p स्क्वायर माइनस PD इज इक्वल्स टू 2AQ प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस QD। तो ये ऐसा लिखना है।
अभी दोनों टर्म्स को मुझे क्या करना है, एक ही साथ में लेके आना है। जैसे कि 2AP और ये 2AQ जब यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा -2AQ, तो ऐसा लिखा। उसके बाद प्लस P²D, उसका भी ये प्लस जो है वो यहाँ पे आने के बाद मुझे मिलेगा -Q²D, ठीक है। और -PD जो है उसको, ये जो -QD जो है वो यहाँ पे आने के बाद होगा +QD होगा = 0। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे दोनों टर्म्स में, ये दोनों भी टर्म्स में मुझे क्या मिल रहा है, 2A कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचेगा क्या, P-Q। सिर्फ ये दोनों टर्म्स में देखना है, या इधर भी 2A है, इधर भी 2A है, तो दोनों 2A कॉमन आया, अंदर यहाँ पे P बचा और यहाँ पे Q बचा। इस केस में D अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर P² बचेगा, इधर D बाहर आएगा तो, और या इस केस में Q² बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ईजी है ये। और यहाँ पे अगर D बाहर निकालेंगे तो मुझे अंदर -P + Q होगा, ऐसा कुछ टर्म मिलेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है। अभी इस टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि -D मुझे बाहर निकालना है। अगर -D अगर कॉमन मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये P बचेगा, क्योंकि ये माइनस और D तो खुद लेके गया, -D को लेके गया बाहर, अंदर P का प्लस बचेगा। और बाहर जब माइनस होता है तो अंदर का साइन क्या होगा, बाहर जब माइनस होगा तो अंदर का साइन जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और बचेगा क्या, Q बचेगा = 0। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं शायद आपको ये अलग से करके बता देता हूँ यहाँ पे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे है। जैसे कि देखो, अगर -D P-Q = 0 है और मुझे उसको ब्रैकेट्स में ओपन करना है, तो कैसे आएगा, -D × P करना पड़ेगा, तो -DP आएगा। अभी माइनस इंटू माइनस करूँगा तो क्या आएगा, प्लस। और D × Q करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, और DQ मिलेगा, DQ + DQ। देखो यही टर्म्स है, -PD मतलब DP और +DQ या QD, ठीक है। तो ये माइनस बाहर लिया, इसलिए अंदर का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, P-Q हो गया, ठीक है। अभी इतना तो हम लोग ने देख लिया। उसके बाद 2A P-Q, अभी सब जगह पे P-Q होना चाहिए। इधर P-Q है, यहाँ पे P-Q है इधर, और लास्ट टर्म में भी, सेकेंड टर्म मिडल टर्म में भी हम लोग को P-Q चाहिए। तो वो कैसे आएगा P-Q यहाँ वहाँ पे, तो देखो ऐसे आएगा +D P² - Q² मतलब A² - B² का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे आएगा A + B या P + Q P-Q -D of P-Q = 0। तो यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला यूज़ किया A² - B² का, तो वो मुझे इसका रीज़न जो है ना वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइड में। ये इसका रीज़न मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिंस A² - B² विल बी इक्वल्स टू A - B, और यहाँ पे आएगा A + B, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं अगर इसमें से सारे टर्म्स में से अगर P-Q कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा मुझे, अगर ये P-Q बाहर आया तो अंदर बचेगा 2A, इधर इसमें से P-Q अगर बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, D of P + Q बचेगा। इसमें से P-Q बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, -D = 0 आएगा, ठीक है। आई होप ये अब आप लोगों को समझ में आए। अभी नेक्स्ट स्टेप में P-Q अंदर 2A है, इसमें से मुझे इधर भी ये इसमें ये वाले टर्म्स में D मुझे बाहर निकालना है, तो अंदर क्या बचेगा, P + Q, यहाँ पे D गया तो P + Q बचा, और इसमें से D गया तो -1 बचेगा, और बाहर आएगा D = 0, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन P और Q जो है ना, यहाँ पे ये कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये P-Q जो है ना वो यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो सकता है 0, मतलब इधर बचेगा क्या, देखो मतलब ये मल्टीप्लाई है ना, अगर कोई भी नंबर अगर ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 2 × A है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 2 क्या होगा, 0/2 लिखेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसी केस में यहाँ पे 2A + P + Q -1 और ये D करेंगे तो ये 0 के नीचे आने का है, P-Q जो है कहाँ आएगा, 0 नीचे आएगा। तो अगर हम प्रॉपरली देखें तो ये 0/ जो भी कुछ होगा वो क्या आने वाला है, 0 आएगा। तो 2A + P + Q -1 D करेंगे तो = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 था, ऊपर 2 दिया था, ये होगा 3 होगा इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा। ये आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब 4 to 5 टाइम्स आप लिखोगे, तभी आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि क्या स्टेप करना है कौन से स्टेप के बाद। तो अभी ये हमारा टर्म जो है ना ये आ गया।
अभी हम लोग को देखो क्या निकालना है, हम लोग को क्या बोला था, प्रूफ क्या करना था, दैट द सम ऑफ, शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज ज़ीरो, मतलब एस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसा बताना था। तो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स विल बी इक्वल्स टू, जैसे हमारा जनरल फॉर्म तो एस एन है, एस एन की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, p प्लस क्यू लिखना है, इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, मतलब p प्लस क्यू अपॉन टू आएगा यहाँ पे, p प्लस क्यू अपॉन टू। ओके, और उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, 2a, तो ये 2a तो वैसे का वैसे, क्योंकि a का कोई चेंज नहीं किया है, 2a बाद में क्या आता है प्लस n माइनस वन डी ना, तो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग ने p प्लस क्यू लिया है, तो n माइनस वन मतलब p प्लस क्यू माइनस वन और d, बराबर, ये हो गया हमारा, मतलब जो जनरल फॉर्म है उसी में, जैसे हम लोग ने ऊपर अलग से p का निकाला था, s ऑफ p, एस पी निकाला था, एस ऑफ क्यू निकाला था, एस क्यू निकाला था, वैसे ही सेम यहाँ पे एस ऑफ पी प्लस क्यू निकाला, तो जहाँ पे एन था वहाँ पे हम लोग ने पी प्लस क्यू सब्स्टिट्यूट किया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ईजी है, समझ लो कि क्या है, एन की जगह पे सिर्फ यहाँ पे पी प्लस क्यू डाला हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में एक्स ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपॉन टू, ठीक है, पी प्लस क्यू अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय, अभी ये सारा टर्म यहाँ पे अगर हम देखें तो 2a यहाँ पे है, p प्लस क्यू माइनस डी यहाँ पे है, और सेम टर्म मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो उसकी जगह पे इज इक्वल्स टू ज़ीरो बोला है, तो ये ज़ीरो डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, रीज़न क्या आएगा, फ्रॉम 3 लिखना पड़ेगा। तो अगर ये ज़ीरो है तो प्रॉपरली अगर मैं लिखूँ एस ऑफ p प्लस क्यू विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो इंटू एनी थिंग इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज़ ज़ीरो, और जो ब्रैकेट में हम लोग को कंडीशन दिया है ना, p इज़ नॉट इक्वल्स टू q, मतलब जो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे ज़ीरो कर रहे हैं, तो उसका रीज़न यहाँ पे आएगा p इज़ नॉट इक्वल्स टू q, p इज़ नॉट इक्वल्स टू q, मतलब दोनों अगर सेम नहीं है, अगर दोनों सेम नहीं है तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है, ये ज़ीरो से डिवाइड हो सकता है, ज़ीरो अपन p माइनस क्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा रिकैप करते फर्स्ट स्टार्टिंग से, हमारा जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म भी आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है एस एन का, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप एस एन को अज्यूम करके या एस एन का फॉर्मूला इमेजिन करके आप एन की जगह पे डायरेक्ट अगर आप पी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। तो इधर मुझे सिर्फ लिखना पड़ेगा सम ऑफ पी टर्म्स, सम ऑफ क्या लिखना था, पी टर्म्स ऑफ एन ए पी, तो शायद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन ए पी, और यहाँ पे सम ऑफ q टर्म्स ऑफ एन ए पी, q टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो सम ऑफ p टर्म्स मतलब p n की जगह पे p, तो ये हम लोग को मिला। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन 1 दे दिया, सम ऑफ q टर्म्स ऑफ एन ए पी, तो हम लोग ने यहाँ पे उसको भी नेमिंग किया हुआ है, n की जगह पे q डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, और कंडीशन में हम लोग को दिया है एस ऑफ पी इक्वल्स टू एस ऑफ क्यू, तो सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों को भी एक ही साइड में लेके आया, और हम लोग को यहाँ पे p माइनस क्यू कॉमन लेना है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सब कुछ सॉल्व किया। सिर्फ यहाँ पे एक नया फॉर्मूला, मतलब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया कॉमन लेने के लिए, और यहाँ पे माइनस जो बाहर आया उसके लिए ये साइन चेंज हो गया अंदर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है, बाद में तो सब कुछ आपको ईजिली पता चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट किया, 2a प्लस पी क्यू माइनस वन डी इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया, p प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल्स टू ज़ीरो, और फिर सम ऑफ p प्लस क्यू अगर टर्म्स देखेंगे तो उसी में ये जब जीरो सब्स्टिट्यूट होगा तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी ज़ीरो, तो एस ऑफ p प्लस क्यू विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन था, जो कि यहाँ पे ख़त्म किया हम लोग ने। आगे हम देखेंगे 13th क्वेश्चन, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत सिमिलर है ये 12th क्वेश्चन के जैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन के साथ। तो उसका क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, देन शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ ज़ीरो। मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा बोला है कि m टाइम्स nth टर्म मतलब tn, m टाइम्स mth टर्म, सॉरी tn नहीं tm, इज इक्वल्स टू n टाइम्स nth टर्म मतलब tn, शो दैट t m प्लस nth टर्म ऑफ एन ए पी ज़ीरो, मतलब t m प्लस n
इज इक्वल्स टू 0 ऐसे बोला है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि 12th क्वेश्चन जो हम लोग ने किया एसएन के फॉर्मूला से जनरल फॉर्म और उसमें एसपी और एसक्यू जैसे हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया था, तो वैसा ही सेम सिमिलर सम है, लेकिन एसएन की जगह पे यहाँ पे टीएन दिया हुआ है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते सॉल्यूशन के साथ। बहुत ही इजी सम, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे समझने के लिए 2-3 बार मतलब 3-4 बार आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये स्टेप्स आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन से स्टेप के बाद क्या करना है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन, तो डायरेक्ट हम लोग को जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ टी एन इज, क्या है जनरल फॉर्म, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है। ठीक है, तो ऐसा है। तो हम लोग को स्टार्टिंग में क्या लिखना है, पहले टर्म एमथ टर्म ऑफ एन ए पी, पहला एम टी एम है ना, तो एमथ टर्म ऑफ एन ए पी इज, क्या होगा एमथ टर्म, मतलब टी एम होगा। तो जहाँ पे एन दिया है ना फॉर्मूला में, उसकी जगह पे हम लोग को एम लिखना है। तो ए प्लस एम माइनस 1 डी आएगा। क्या लिखना है, एम माइनस 1 डी। उसके नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, देयरफॉर टी एम विल बी इक्वल्स टू, ए तो वैसे का वैसे ही रहेगा, डी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो एम डी होगा, और माइनस क्या होने वाला है, डी होगा। तो ये है हमारा इक्वेशन 1। एंड nth टर्म ऑफ एन ए पी, मतलब टी एन, तो nth टर्म ऑफ एन ए पी इज, अभी तो सेम ही होगा हमारा जो फॉर्मूला है जनरल उसी के जैसा। तो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देयर फोर टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस, अभी डी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एन डी माइनस डी, और ये है हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, एन डी माइनस डी, ये हमारा इक्वेशन 2। अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखते हैं कि क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला है हम लोग को, इफ़ m टाइम्स mth टर्म, मतलब m टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो m इंटू टी एम इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म मतलब टी एन। तो ये हम लोग को गिवन इक्वेशन में दिया है, गिवन कंडीशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे आएगा, m तो बाहर ही है, और टी एम की जगह पे मुझे ऊपर क्या दिया हुआ है देखो, तो a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल्स टू एन, और टी एन की जगह पे क्या दिया हुआ है, a प्लस एन डी माइनस डी। तो ये है, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो अगर ये बाहर m है, तो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एम ए आएगा, m इंटू एम डी करेंगे तो एम स्क्वायर डी आएगा, और m इंटू डी करेंगे तो एम डी आएगा। मतलब ये है m जो है ना वो बाहर की तरफ, तीनों को भी हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग ने अभी मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इज इक्वल्स टू एन इंटू ए, क्या आएगा, एन ए आएगा, प्लस एन इंटू एन डी करेंगे तो एन स्क्वायर डी आएगा, माइनस एन इंटू डी करेंगे तो एन डी आएगा। अभी सबको एक ही साथ में लिखना है, एक ही साइड में, तो एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज माइनस एन ए होगा, माइनस एन स्क्वायर डी होगा, और माइनस यहाँ पे तो लास्ट में आएगा प्लस एन डी, और यहाँ पे राइट साइड में बचेगा क्या, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 0 आएगा। ओके, तो आगे क्या करना है, इसका आगे हम लोग को अरेंज करना है, मतलब कॉमन लेने के लिए, जैसे कि एम ए है उसके साथ मुझे ये एन ए लिखना है, तो माइनस एन ए हो गया, प्लस एम स्क्वायर डी है उसके साथ मुझे ये माइनस एन स्क्वायर डी लिखना है। अभी माइनस एम डी है उसके साथ मुझे प्लस एन डी लिखना है, इज इक्वल्स टू 0। सेम टू सेम जैसे हम लोग ने ऊपर किया था वैसा ही करना है। अभी यहाँ पे ऊपर 1 पी माइनस क्यू कॉमन आया था सेकेंड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में m माइनस एन मतलब आने वाला है यहाँ पे, जैसे कि उधर p माइनस क्यू था, सब जगह से बाद में हम लोग ने कॉमन निकाला था, वैसे यहाँ पे m माइनस एन जो है वो सबसे कॉमन आएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे है m कॉमन, जिसमें m माइनस एन आएगा। ओके, प्लस अभी m स्क्वायर और n स्क्वायर, तो इधर से d कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सेम ऊपर भी सेम आया था वैसा ही। और यहाँ पे अगर माइनस d बाहर ले ले तो अंदर का साइन चेंज होगा, ये m है प्लस है अंदर तो माइनस हो जाएगा, और n आएगा इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये समझ लो, तो ये हम लोग ने लिखा। उसके बाद a m माइनस एन प्लस डी, ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, वहाँ पे भी हम लोग ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी सेम m माइनस एन और m प्लस एन यूज़ करेंगे, माइनस डी
m माइनस एन इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये लिखना पड़ेगा देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में। अभी यहाँ पे से m माइनस एन जो है ना मुझे कॉमन मिल रहा है सबसे, तो यहाँ पे m माइनस एन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अगर ये बाहर चला गया, देखो अगर ये यहाँ से बाहर चला गया m माइनस एन तो अंदर क्या बचेगा, इसके केस में a बचेगा, तो ये a आया। इस केस में अगर m माइनस एन बाहर चला गया तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, d भी मिलेगा और m प्लस एन बचा हुआ है तो वो आएगा। इस केस में m माइनस एन चला गया तो माइनस डी बचेगा इज इक्वल्स टू 0, ऐसे आएगा। अभी m माइनस एन जैसे कि हम लोग ने ऊपर भी p माइनस क्यू को 0 कर दिया था, तो यहाँ पे भी सेम a प्लस मतलब a प्लस डी m प्लस एन माइनस डी इज इक्वल्स टू 0 अपॉन m माइनस एन होगा। ठीक है, अभी उसके नेक्स्ट स्टेप में a प्लस, यहाँ पे d दोनों में ये वाले पूरे टर्म में d भी कॉमन आ रहा है, तो अगर d कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस एन बचेगा, और ये इधर के d अगर बाहर आएगा तो इधर कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, और यहाँ पे d आ गया इज इक्वल्स टू 0 अपॉन m माइनस 1, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो ये 0 भी लिख लिया। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, हम लोग को अभी फाइंड आउट क्या करना था, प्रूफ क्या करने के लिए बोला था, देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 0। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर m प्लस nth टर्म ऑफ एन ए पी इज, मतलब हम लोग को अभी क्या करना है, जनरल फॉर्म में जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है। क्या सब्सटीट्यूट करना है, m प्लस एन सब्सटीट्यूट करना है, मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे m प्लस एन, मतलब हमारा फॉर्मूला tn होता है, तो इधर आएगा m प्लस एन। a प्लस n माइनस 1 डी होता है, तो n माइनस 1 की जगह पे n की जगह पे m प्लस एन और माइनस 1 और d आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ शायद, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। तो जहाँ पे n था वहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा, m प्लस एन, यहाँ पे भी n है, इधर ये भी n है, तो उसकी जगह पे भी हम लोग ने यहाँ पे क्या डाला, m प्लस एन, बाकी सब वैसे का वैसा ही है। देयरफॉर t m प्लस एन विल बी इक्वल्स टू, अभी a प्लस एम माइनस 1 डी, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है a प्लस एम माइनस एम प्लस 1 m प्लस एन और माइनस 1 डी, तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे भी है, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 0। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा a प्लस एम एन, इसकी जगह पे 0 आएगा, और ये कहाँ से डाला हम लोग ने, फ्रॉम 1। तो ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था कि m प्लस nth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 0, तो वो हम लोग ने प्रूफ किया, इट इज़ 0। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि 12th क्वेश्चन था एस एन से रिलेटेड था, यहाँ पे ये 13th क्वेश्चन टी एन से रिलेटेड था, या टी एन के फॉर्मूले हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना था। दोनों भी है सिमिलर, कॉमन लेना और जो बीच में हम लोग ने जो सॉल्व किया वो दोनों के केस में भी सिमिलर ही है। ठीक है, तो ये 13th क्वेश्चन था हम लोग ने अभी जो सॉल्व किया। आगे हम देखेंगे 14th क्वेश्चन के बारे में। 14th क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। ₹1000 इज़ इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि एक ने 1000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया हुआ है। चेक एट द एंड ऑफ every year if the total interest amount is in AP. If this is an AP, then find the interest amount after 20 years. For this, complete the following activity. अगर मतलब आपको ये समझने से पहले आप ये समझ लो, एक एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे इधर देखो फॉर्मूला में P इंटू एन इंटू आर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ P, व्हाट इज़ R एंड व्हाट इज़ N, तो वो समझ लेते हैं कि पहले क्या है। P होता है हमारा प्रिंसिपल, यहाँ पे R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है तो भी आप समझ लो कि क्या है। और N या तो इसको हम लोग T भी बोलते हैं, टाइम पीरियड या नंबर ऑफ़ ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स होता है जितने ईयर्स आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हो उतने ईयर्स का इन्वेस्टमेंट, और वो उतने ईयर्स के लिए वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को रिटर्न दे रहा है। और ये P जो होता है वो प्रिंसिपल, जितना हम लोग ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो P मतलब फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास 10,000 रुपीज़ है,
अभी मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, तो 10,000 रुपीज़ जो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ ये क्या होने वाला है, मेरा प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो मैं अगर मैंने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टर ने मुझे बोला कि आपको मैं हर साल, हाँ मतलब एक पूरा कंप्लीट ईयर होने के बाद मैं आपको ना 10,000 का 5% इंटरेस्ट दूंगा, मतलब 10,000 का 5% इंटरेस्ट क्या करने वाला है वो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो मुझे एक्स्ट्रा देगा एक साल के बाद। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ उसको दिया है तो एक साल के बाद वो कितना देगा, चेक करते। 5% ऑफ 10,000 कितना होता है, जैसे कि 5/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अगर हम करेंगे तो इस दो जीरोस कट 500 रुपीज़ रहेगा। मतलब 5% एक साल के बाद वो मुझे 10,000 रुपीज़ तो देगा ही, उसी के साथ ये इंटरेस्ट जो उसका बन रहा है 500, तो 10,500 टोटल रुपीज़ मुझे यहाँ पे वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये एक साल का हो गया। अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पे कितना है 1, अगर 2 साल के लिए रखता या 10,000 में 2 साल के लिए उसके पास इन्वेस्ट करता तो एक साल का 5% इंटरेस्ट आता, मतलब 500 रुपीज़ मेरे पास आता, और नेक्स्ट ईयर का, दूसरे ईयर का भी 5% मुझे यहाँ पे वो दे देता, मतलब 500 रुपीज़ और एक एक्स्ट्रा दे देता। तो मेरे पास 2 साल के बाद टोटल कितना अमाउंट होता, 10,000 तो मेरा टोटल या प्रिंसिपल है। उसके बाद जो इंटरेस्ट 2 साल का इंटरेस्ट 500 प्लस 500 जो था 1,000, और टोटल होने के बाद मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 11,000 मुझे 2 साल के बाद रिटर्न मिलेगा। तो जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग रखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसको हम लोग परसेंटेजेस में होता है वो 5%, उसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। 5% पे यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैंने। वैसे ही आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो दिया है उसमें 10% के हिसाब से मतलब हर एक साल का 10% उसको मिल रहा है इन 1,000 रुपीज़ पे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ ईयर्स मतलब जितने ईयर्स पे आपको रखना है वो, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और उसका फॉर्मूला ये जो दिया हुआ है P/R/N/100। अगर ये नॉर्मल सा था 5%, अगर यहाँ पे 6% 7% जो भी होगा तो आप नॉर्मली इसमें डाल के आप लोग इंटरेस्ट के फॉर्मूला में डाल के आप इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हम लोग को 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ने ये एग्जांपल देखा था। वैसे ही सेम यहाँ पे वो बंदे ने इन्वेस्ट कितना किया है, ₹1,000 इन्वेस्ट किया है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या दिया, ये सब में हम लोग को 10% बोला है, 10% बोला है। और कितने ईयर्स के लिए वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, टोटल यहाँ पे 20 ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना बोला यहाँ पे, 20 ईयर्स के लिए वो क्या करने वाला है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो चेक एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी ईयर इफ़ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज़ इन AP। तो हर साल के बाद, हर साल में हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हम लोग को चेक करना है कि वो AP में है क्या, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ़ दिस इज़ एन AP देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो 20 साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा वो हम लोग को यहाँ पे पता करना है। मतलब हर एक साल का इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में उसको शायद 100 रुपीज़, 1,000 का 10% देखेंगे तो 100 रुपीज़ होता है। सेकेंड ईयर में भी 100, मतलब हर एक साल उसका 100 रुपीज़ क्या हो रहा है, बढ़ने वाला है। तो अगर एक ही साथ में देखेंगे, एक साल का 100 रुपीज़ हो गया, 2 साल में अगर 100 से बढ़ेगा तो इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल 200 होगा। 3 साल में उसका 100, 3 साल का 100 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 300 होगा। 4 साल का कैलकुलेट करेंगे तो 400 होगा। तो ऐसे हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है सम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो समझ लेते कि ये क्वेश्चन में क्या दिया। ठीक है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि एक्टिविटी बेस्ड है। हम लोग इसलिए इजीली सॉल्व करके हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट P हमारा, जैसे कि मैंने बोला था, वो क्या होता है, जो इन्वेस्ट करते हैं हम लोग। तो ये मैंने 1,000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया था उसने। R कितना बोला यहाँ पे 10, तो वो R रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है 10। और नंबर ऑफ़ ईयर मतलब पहला ईयर, फर्स्ट ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हम लोग को देखना है। तो ये 2 ज़ीरोस और ये 2 ज़ीरोस कट होगा, ऊपर और नीचे का 2 ज़ीरोस कट होगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक सेकेंड, हाँ, ये 2 ज़ीरोस कट और ये 2 ज़ीरोस कट, यहाँ पे क्या बचेगा 10, और यहाँ पे 10 बचा। तो मुझे आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 10 × 10 100 आएगा। तो ये पहले साल का इंटरेस्ट था। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो वो भी 100 रुपीज़ ही होगा, लेकिन ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मिला के मुझे कितना मिलेगा, 200, क्योंकि डायरेक्ट 2 ईयर्स मैंने यहाँ पे लिखा। तो इधर भी 2 ज़ीरोस और यहाँ पे भी 2 ज़ीरोस कट होगा। तो 10 × 10 करेंगे तो 100, 100 × 2 करेंगे तो मुझे कितना आएगा यहाँ पे 200 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल अगर 1,000 है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10 है, और थर्ड ईयर के लिए 3 साल के लिए अगर मुझे रखना है तो 3 साल के बाद मुझे
कितना इंटरेस्ट देगा, वो 300 रुपीज़ देगा। 300 रुपीज़ मतलब कैसे आएगा, वो फर्स्ट ईयर का 100, सेकेंड ईयर का 100 और थर्ड ईयर का 100। तो ऐसे करते करते हम लोग को क्या बोला है, देखो ये 100, 200, 300 ये AP में है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 100 का ही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4, 5, 6 ईयर्स विल बी 400, 500, 600 रिस्पेक्टिवली। मतलब 4 साल के बाद इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 400 होगा, 5 साल के बाद अगर कैलकुलेट करेंगे तो 500 होगा, 6 ईयर्स के बाद अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 600 होने वाला है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस हम लोग को इससे क्या पता चल रहा है कि डी का जो वैल्यू है, डिफरेंस कितना है, 500 माइनस 400 करेंगे तो 100 रुपीज़, 600 माइनस 500 करेंगे तो 100, तो डी मुझे यहाँ पे मिलने वाला है 100। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर डी मुझे 100 है तो ए हमारा फर्स्ट वैल्यू, देखो ये ए है, तो ए भी मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 100 मिलेगा। फर्स्ट वैल्यू ए होता है तो वो भी 100 लिखा। तो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो मुझे हम ओरली भी निकाल सकते हैं। हर एक साल में अगर 100 रुपीज़ ऐड हो रहा है तो 20 साल का कितना होगा, 100 इंटू 20 करना पड़ेगा जो कि 2000 आएगा। तो वो हम लोग को ये फॉर्मूला के हिसाब से निकालना है इसका। तो ए का वैल्यू मुझे यहाँ पे 100 देना है और डी 20 माइनस, देखो एन 20 ईयर्स के लिए, तो एन का वैल्यू मुझे यहाँ पे 20 डाला है, मैंने सब्स्टिट्यूट किया। वापस डी जो है यहाँ पे वो भी हम लोग को 100 दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग प्रॉपरली अगर साइड बाय साइड सॉल्व करके देखें तो समझ लेते कि क्या आंसर आने वाला है। जैसे कि सबसे पहले अगर इक्वल्स टू करेंगे तो ये 100 है, प्लस 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 है, प्लस 19 इंटू 100 करेंगे तो 1900 आएगा, 1900 प्लस 100 करेंगे तो 2000 आने वाला है। तो यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिलेगा, T20 का 2000 आंसर आने वाला है, 2000। देयरफॉर अभी लास्ट क्या है, मतलब ये 20 साल के बाद उसका अगर इंटरेस्ट टोटल कैलकुलेट करे 1000 रुपीज़ के ऊपर तो उसको टोटल कितना मिलेगा, 20 साल के बाद 2000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स इज इक्वल्स टू ₹2000। ठीक है, तो ये इजी सम था, लेकिन आपको ये थोड़ा अलग करके दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये TN में डालने की सब्स्टिट्यूट ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट हम लोग ओरली भी यहाँ पे आंसर्स निकाल सकते थे। इसका इतना इजी है। तो जो आपको समझना क्या था यहाँ पे, सिर्फ जो ऊपर मैंने जो प्रिंसिपल वगैरह जो दिया था, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको जो मैंने समझाया वो आपको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर वो समझ गए तो आपको ये ईजिली आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस प्रॉब्लम सेट का, और ये लेसन इसी के साथ ख़त्म हो गया हमारा अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।